हेलो बच्चों, माय नेम is आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। तो लास्ट क्लास को अगर आप याद करें तो बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया था गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे एरिया क्या होता है, एरिया का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्केलर है या वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपका प्लेन एरिया या प्लेन सरफेस के लिए कैसा होगा, क्लोज सरफेस के लिए कैसा होगा। फिर दूसरी चीज़ आपको बताई गई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लक्स मैंने आपको कैलकुलेट कराया था दो तरह से, एक तो प्लेन सरफेस से और दूसरा क्लोज सरफेस से। तो प्लेन सरफेस से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए थे और क्लोज सरफेस से भी 2 प्रॉब्लम्स आपको कराए थे, जिसमें याद करिए हमने क्यूब लिया था, क्यूब से एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ फिगर था, एक ये क्यूब था और क्यूब से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई नॉट लिया गया था, है ना, कैसी ई नॉट। तो आपसे पूछा गया फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, तो आपको ये बताया गया था बेटा कि ये इनवर्ड फ्लक्स है। ये इस सरफेस की अगर हम बात करें, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए क्या बताया गया था, बेसिक फॉर्मूला देखिए, फ्लक्स के लिए आपको बताया गया था फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एरिया का डायरेक्शन होने से इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन लेफ्ट, तो इसका मतलब ये इनवर्ड फ्लक्स है। इनवर्ड फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कारण एंगल कितनी हो गई 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यूज क्या होती है -1। तो एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि इनवर्ड फ्लक्स हमेशा ही नेगेटिव होगा और आउटवर्ड फ्लक्स इस सरफेस से हम बात करें तो यहाँ तो एरिया का डायरेक्शन ये होगा और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 0, तो cos 0 की वैल्यूज क्या होगी 1, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ई नॉट ए। और इस वाले सरफेस से कितना हो जाएगा, अगर इसको हम φ2 कर दें और φ1 जो इनवर्ड फ्लक्स था वह ई नॉट ए था, तो नेट फ्लक्स आया कितना था 0। ठीक, जितनी लाइंस यहाँ से इस सरफेस से इसमें से एंटर कर रही हैं और उतनी ही लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 हो गया। कारण फ्लक्स की डेफिनेशन याद करिए क्या बताई गई, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अच्छा इन चारों सरफेस से क्या बताया गया था बेटा, चूँकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इस फ्रंट सरफेस से एरिया का डायरेक्शन इधर और फील्ड है आपका इधर, तो 90 हो गया। इस सरफेस की बात करें तो एरिया का डायरेक्शन इधर, फील्ड इधर, तो बाकी 4 सरफेसेस से आपको बताया गया था कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना कि इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव। दूसरा ये बताया गया था, यहाँ तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें याद करिए फील्ड आपका कुछ ऐसे था ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब क्या था ये वेरिएबल फील्ड थी, किस डायरेक्शन में था, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और जो हमारा क्यूब था उससे हम लोगों ने फ्लक्स जो कैलकुलेट किया था आई थिंक कुछ ऐसा आया था ई नॉट एल क्यूब। अगर साइड को मैंने ए लिया होगा तो ए क्यूब आएगा, ठीक है, तो ये ऐसे भी आ सकता है ई नॉट ए क्यूब। यहाँ पे फ्लक्स चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेरिएबल है, तो इस केस में फ्लक्स आपका आया था, बाकी उसके पहले वाले केस में क्या था 0। ये 2 मैंने सवाल आपको कराए थे, एक में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी और दूसरे केस में क्या था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चंस। इसमें ये है कि अगर कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस से बाहर रख दे तो फ्लक्स कितना होगा, और अगर किसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दे तो फ्लक्स कितना होगा। याद रखिएगा कभी भी अगर कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के बाहर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी, और अगर चार्ज अंदर है तो हमेशा फ्लक्स होगा और वह Q/ε0 के इक्वल होगा, जो कि गॉस थ्योरम का बेस बनेगा। तो समझते हैं थोड़ा सा, अभी जो आपको मैंने 2 स्टेटमेंट बोला है उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं बेटा, कि इफ एनी चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए जैसे मान लीजिए एक ये क्लोज सरफेस है ना, और एक ये चार्ज है Q। मैंने अभी आपको बताया
ये फील्ड कैसी है, वेरिएबल फील्ड है। इस चार्ज से इस सरफेस पे क्या होगा, फील्ड अलग अलग होगी। अब एक ये बताइए, अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स इस केस में हमेशा कितना आएगा, 0। इफ़ अ चार्ज इज आउटसाइड फ्रॉम द क्लोज सरफेस देन फ्लक्स इज 0। देखिए कैसे, मान लीजिए इससे कुछ ऐसे 2-3 लाइन निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए ये मान लेते हैं इसका सेंटर है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, इस सरफेस पे, अभी हम पहले इनवर्ट फ्लक्स तो ये होगा और ये क्या होगा बेटा, आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो अभी इनवर्ट की हम बात करते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया, मान लीजिए इसको E1 में कह रहा हूँ। इस पॉइंट पे एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया देखिए, एरिया का डायरेक्शन क्या बताया गया था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब क्या होगा, एलॉन्ग द रेडियस, ऐसे, ये है एरिया का डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इस केस में, यहाँ पे एरिया और ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक। और इस सरफेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये। अब इस केस में थीटा, ये यहाँ पे थीटा, देखिए दोनों को ध्यान रखिए कि किस तरह से 0 कैसे होगा, ठीक है। पहली चीज़, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, सोच के देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़्यादा है या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ज़्यादा है। कारण क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हैं, डेंस हैं। तो ये आपका यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 इज ग्रेटर देन E2, पहली चीज़, ठीक। दूसरा, चूँकि फ्लक्स निकालने में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, E, A और थीटा। थीटा की बात करें इस पॉइंट पर, अगर इसको θ1 कह दें और इसको θ2 कह दें, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल बना रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्टूज एंगल। तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स होगा। इस सरफेस पे अगर हम बात करें तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा, ठीक, +5। इसका मतलब जो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होने के चांसेस हैं और ये हमेशा 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा। φ1 इज ग्रेटर देन φ2। और अगर एरिया की हम बात करें तो कि यहाँ पे इफेक्टिव एरिया जो है क्या है, कम है, और यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ तो फील्ड, देखिए यहाँ फील्ड अगर ज़्यादा है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और एरिया क्या है, कम है, एरिया A1 इस पॉइंट पर अगर हमें बात करें, A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक। और यहाँ पे फील्ड कम है तो एरिया ज़्यादा है, सॉरी उल्टा लिख दिया है, इस पॉइंट पर हम लोगों ने एरिया A1 लिया है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, A2 इज ग्रेटर देन A1। यहाँ वाले एरिया को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, ये वाला, ये है A1 और ये एरिया क्या है, लिख रहे हैं A2। तो इसका मतलब A2 इज ग्रेटर देन A1। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है तो एरिया कम, यहाँ थीटा एक्यूट तो यहाँ थीटा ऑब्टूज, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये वाला फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा और ये फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे, इनवर्ट फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, तो हमेशा ही ये 0 आएगा। तो याद रखिए कि कभी भी अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के बाहर है तो हमेशा उससे फ्लक्स 0 होगा, ये पॉइंट याद करिए आप, ठीक है। देखिए अब चार्ज को मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें चार्ज को अंदर रखता हूँ, ठीक है। उस केस में फ्लक्स हमेशा होगा। फिर ये दोनों पॉइंट्स को नोट के तौर पर आपको अभी लिखा दूंगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ एनी चार्ज इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। दूसरा एग्जाम्पल आज का, ये मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया हमने और एक चार्ज है यहाँ पे Q, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, E A cos थीटा, ये तो होगा फ्लक्स। या इसको आप फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो हमेशा आना ही, अभी आपको मैंने बताया इस केस में कभी भी जब भी अंदर होगा चार्ज तो फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, आना ही आना है इस केस में, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होगा, इसको आप इस केस में देखिए थीटा की वैल्यूज, अच्छा एरिया, थीटा किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो यहाँ से जो लाइंस होंगी रेडियली तो होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यूज, अच्छा यही एरिया का भी डायरेक्शन होगा, यही फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, 0।
कभी भी क्लोज सरफेस को एक तरीका और होता है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसे। इस इंटीग्रेशन पे ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब है फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। तो यहाँ ई तो आपका बाहर कर लीजिए कांस्टेंट, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग आर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया डी ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब यह हुआ कि क्लोज सरफेस की ये सरफेस एरिया, तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी, ई विद इन ब्रैकेट 4 पाई, रेडियस हमने इस मान लिया है 4 पाई आर स्क्वायर, पहली चीज़, क्योंकि थीटा यहाँ क्या है 0। अब ई की वैल्यूज कितनी होती है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, इस चार्ज से आर यूनिट डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल होगा, अच्छा के की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखो यहाँ बेटा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया यहाँ से, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पहली चीज़ इसको तो याद रखना ही, साथ में इसकी थोड़ी फील करिए कि ये जो सरफेस था ये इनक्लोज किया था क्यू चार्ज को, ये तो कांस्टेंट था आपका, तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इफ एनी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये आपका क्लोज सरफेस है, चार्ज क्यू को इनक्लोज कर रहा है, उसके से फ्लक्स कितना आया क्यू बाई आर। इसमें दो चीज़ें ध्यान से देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि फ्लक्स हमेशा इस केस में आएगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या इस रेडियस को अगर मैं बढ़ा दूं या और बड़ा कर दूं तो फ्लक्स पे कोई फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि रेडियस पे तो ये इंडिपेंडेंट है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। आप ऐसे समझिए जैसे एक यहाँ पे मैंने बल्ब रख दिया और इस यहाँ बल्ब जल रहा है, तो इससे जो लाइट रेज निकल रही हैं, तो जितनी रेज इस सरफेस, इमेजिनरी एक सरफेस इमेजिन कर लिए, तो जितनी रेज इस सरफेस से निकलेगी उतने इससे उतनी ही इससे, तो और ये है क्या बेसिकली, आप ऐसे समझो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो रेज की तरह है, तो यहाँ से जितनी लाइंस निकलेगी उतनी इससे, तो इसका मतलब फ्लक्स इस केस में और इस केस में क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे आप दो पॉइंट्स को ध्यान में रखें, नोट कर लीजिए इसको आप। पहली चीज़ तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया या जो फ्लक्स आया हमारा वो ये था, फ्लक्स आपका आया फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। जब हमने इस चार्ज को इसके सेंटर पे रखा था, इसका मतलब दिस क्यू, दिस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर रेडियस, रेडियस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ आर तो है ये, साथ में जब आर नहीं है तो क्या इस फॉर्मूले को देख क्या बता सकते हैं कि ये जो सरफेस इनक्लोज कर रहा था चार्ज क्यू को वो किस शेप का था? नहीं, चाहे ये क्यूब हो, चाहे ये आपका आर्बिट्रेरी कोई भी फिगर ले सकते हैं। चलिए ऐसे बना दिया हमने एक क्लोज सरफेस आर्बिट्रेरी फिगर। अब ये हो गया, या जैसे मान लीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ये ठीक, कोई भी हो अगर ये सिमेट्रिकली है यहाँ पे, तो इसका मतलब इससे जो फ्लक्स होगा वह, चाहे हम क्यूब ले लें, चाहे स्फीयर ले लें, चाहे कोई आर्बिट्रेरी फिगर ले लें, तो हर केस में फ्लक्स क्या होगा, यही आएगा। तो याद क्या रखना है, पहला पॉइंट, इफ़ एनी चार्ज इज आउटसाइड ऑफ क्लोज सरफेस देन फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। दूसरा पॉइंट, if a charge q is enclosed by a closed surface then flux is always q upon epsilon naught। दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब एक बार हमने चार्ज अंदर ले लिया, एक बार बाहर ले लिया, अब चार्ज अंदर बाहर दोनों ले लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड प्रॉब्लम, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए
तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चार्ज को बाहर भी ले लेते हैं और अंदर भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई यार फिगर ले लिया, क्लोज सरफेस हमने ले लिया, इसमें एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, यहाँ मान लीजिए एक चार्ज Q3 है और एक चार्ज Q4 है। ठीक, अब इससे मेरे को फ्लक्स चाहिए। तो अभी आपको सिखाया गया था जो चार्ज ये बाहर है, क्या इससे फ्लक्स आएगा? इसमें नहीं। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो और Q1 Q2 की वजह से होगा। तो अलग अलग चार्ज से पहले निकाल लेते हैं। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इस चार्ज की वजह से अगर हम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब E डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ज़ीरो, या इसको कर सकते हैं आप E1। एक काम करते हैं, इस Q1 चार्ज की वजह से E1 लेते हैं फील्ड, Q2 की वजह से E2, इसकी वजह से E4, इसकी वजह से E3। तो थोड़ा सा समझना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो पहले Q1 की बात करते हैं। इसकी वजह से अंदर वाला जो चार्ज है, इसकी वजह से फ्लक्स अभी आपको बताया गया है कितना होगा। फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्ज अभी आपको बताया गया था Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज कितना है? दिस है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान एप्सिलॉन नॉट Q1, पहला इक्वेशन। Q2 चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? E2 डॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट Q2, दूसरा हो गया। अब Q3 की वजह से लिख लेते हैं, तो E3 डॉट ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 हो गया। चौथे चार्ज की वजह से E4 डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये 4 इक्वेशन हो गई। अब इन चारों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा? देखिए, जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2। ठीक, अच्छा E1 E2 E3 E4 क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो ये लिख सकते हैं E नेट डॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन, ये क्या है? Q इन, वह चार्ज जो सरफेस के क्या है? अंदर है। तो इसको लिख सकते हैं आप Q इन। ठीक, ये बेसिकली इसको समझिए। ई नेट क्या है? ध्यान रखिएगा, ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। लिख लीजिए चाहे तो, ई नेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges inside and outside। ठीक, और Q इन क्या है? Q इन है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। अगर मान लीजिए Q2 नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बेसिकली आपका गॉस लॉ है। समझ में आ रही बात? यही गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम सुनिए क्या है। फ्लक्स, सिंपल गॉस थ्योरम ये कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये नेट चार्ज है ये, ठीक है। दिस इज द गॉस थ्योरम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक। तो गॉस थ्योरम ये हो गया। अब हम लोग इसका
तो हमने देखिए गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एरिया पढ़ी, एरिया का डायरेक्शन पढ़ा, एरिया पे न्यूमेरिकल किया, फिर फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स कैलकुलेट किया प्लेन एरिया से, फिर क्लोज एरिया से, फिर आपका वेरिएबल फील्ड लिया, कांस्टेंट फील्ड लिया, चार्ज को क्लोज सरफेस से बाहर लिया, चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर लिया, फिर अंदर और बाहर दोनों लिया, और फिर ये गॉस थ्योरम आपको बताया कि क्या होता है। ठीक है, अब चलिए ऐसे एक सवाल करते हैं इस पर। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट चाहें आप लिखना तो लिख सकते हैं, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इस पर एक सवाल करते हैं बेटा। अभी आपको बताया था फ्लक्स क्या है। फ्लक्स बेसिकली रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। एक सवाल करते हैं अच्छा सा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किसी क्लोज सरफेस से, मान लीजिए आपसे किसी क्लोज सरफेस से या किसी वॉल्यूम से, मान लीजिए मैं स्फेरिकल सरफेस से ले लेता हूँ समझने के लिए आपको। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, इसमें 5000 लाइंस एंटर कर रही हैं। कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं? 5000 लाइंस। और इससे बाहर जो है, इसको थोड़ी लाइंस बढ़ा लेते हैं, इससे बाहर आपकी 2000 लाइंस, 2000 लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, आपसे पूछा ये जा रहा है फाइंड द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी क्लोज वॉल्यूम से या क्लोज सरफेस से या किसी वॉल्यूम से में 5000 लाइंस एंटर कर रही हैं और उससे 2000 लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो आपसे ये बताना कि इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा और कैसा चार्ज होगा। समझ आ रही है उसका नेचर? जाहिर सी बात, आपने ध्यान से देखिए तो आपको बताया गया था फ्लक्स है क्या, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। ये काउंट करके दिया हुआ, यही एक्चुअली में फ्लक्स है, ये इनवर्ड फ्लक्स है। ठीक है, आपका इनवर्ड फ्लक्स आप ऐसे समझो बेटा कि ये जो इनवर्ड फ्लक्स है φ1, ये आपको दे रखा है 5000। ठीक, और आउटवर्ड फ्लक्स, अच्छा इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलिए, नेगेटिव। और आउटवर्ड क्या फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये कितना दे रखा है, 2000। ठीक, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करने का इसको तरीका बताया था। ठीक है, तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस वॉल्यूम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लाइंस अगर यहाँ आ रही हैं 5000 लाइंस और निकल रही सिर्फ 2000 या 3000, ठीक है, 2000 मान लीजिए निकल रही, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा लाइंस कहाँ से निकलती है? हमेशा आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज होगा जो इस लाइंस आके यहाँ टर्मिनेट हो जा रही है और कुछ बच के निकल रही। तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, पहले ऐसे ही सोच के आप समझ सकते हैं कि चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव नेचर का होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव होता ना तो इस यहाँ वाला चार्ज खुद ही कुछ लाइंस को निकालता, तो यहाँ से ऑलरेडी इतनी आ रही तो यहाँ कुछ और निकलती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दिस वॉल्यूम, तो φ नेट आपका आप कर सकते हैं φ1 प्लस φ2, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3000। समझ में आ गई बात? फ्लक्स तो निकल गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इज इक्वल टू Q/ε0। तो इसका मतलब φ = 1/ε0 Q इन, यही तो बताया। तो फ्लक्स तो आपका निकल गया, कितना हो गया, -3000 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लिए इधर तो कितना हो जाएगा, ε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8.85
इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू क्या आ जाएगा Qn। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे कहिए तो मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो 10⁻3 है, 10⁻�9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करिए 15, 3 × 24, 1 25, 2 3 × 24, 2 26 नेगेटिव में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10⁻3 पावर यहाँ बैलेंस हो जाएगा आपका, ये आ गया Qn। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया चार्ज नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इतना कूलम चार्ज इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर है। समझ में आ रही बात? तो सिंपली नंबर ऑफ लाइंस जो दे रहा है ये बेसिकली है क्या, फ्लक्स। ये ध्यान रखिएगा, पहले आपको बताया था कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लक्स। तो ये इनवर्ड फ्लक्स है या आउटवर्ड फ्लक्स है, और ये हमने जोड़ लिया तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस वॉल्यूम आ गया। और फिर गॉस थ्योरम से आपको बताया है कि किसी भी क्लोज जो सरफेस है उससे जो नेट फ्लक्स होगा वह Qn/ε0 होगा। तो ये आपका Qn हो गया और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे ये नेट फ्लक्स 0 हो जाए, इसका मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ से देखिए ये 0 तो Qn 0 आपका। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका गॉस थ्योरम का और एप्लीकेशन एक दो हम लोग करते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली गॉस थ्योरम इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन by taking Gaussian surface such that its various faces is either parallel or perpendicular to electric field। ठीक है। अब एक वर्ड मैंने यूज़ किया गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस होता क्या है, बोर्ड वगैरह में गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, तो एक दो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सरफेस चाहिए, तो सरफेस दिया नहीं होगा तो हम एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। उसी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, पहली चीज़, एंड इट इज़ क्लोज्ड, दूसरी चीज़। तीसरा, इट हैज़ एनी आर्बिट्रेरी शेप, शेप कोई भी आप इमेजिन कर सकते हैं जैसा चाहें, लेकिन चूंकि आप अगर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले लेंगे तो फिर आपके लिए एरिया उसका कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ ऐसी फिगर लेते हैं या ऐसा सरफेस लेते हैं जिसके एरिया हम आसानी से निकाल सकें, बट ले आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। ठीक है, क्लोज होना चाहिए। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। दूसरा, इट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। तीसरा आपको क्या बताया कि इट हैज़ एनी आर्बिट्रेरी शेप। चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, फॉर द पॉइंट चार्ज द गॉसियन सरफेस इज टेकन स्फेरिकल। अगला पॉइंट, फॉर लाइन चार्ज द गॉसियन सरफेस इज टेकन सिलेंड्रिकल। बेसिकली कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है। एंड द गॉसियन सरफेस इज टेकन सच दैट इट्स वेरियस फेसेज, जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसकी जो फेसेज हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर है। तो थीटा आपका 90 या थीटा 0 हो जाएगा, तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉसियन सरफेस। इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस, हम अपना एज्यूम करते हैं उसको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका गॉस थ्योरम का हम लोग जो पहला एप्लीकेशन है वो कैलकुलेट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं कि गॉस थ्योरम का पहली चीज़, पहला जो पॉइंट है, बेसिकली इसके कई सारे एप्लीकेशन है बेटा, जैसे चार्ज क्यू से आर यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो कि फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है KQ/R²। अभी गॉस थ्योरम से इसको निकालते हैं। दूसरा, गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए इनफाइनाइट लाइन चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है। लाइन चार्ज का मतलब इनफाइनाइट वायर से, ऑलरेडी आपको मैं कैलकुलेट करा चुका हूँ, फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर दोनों। अब अगर आप वहाँ पीछे जाके देखेंगे तो जब फाइनाइट वायर का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, काफ़ी उसमें आपका वर्टिकल कंपोनेंट और मतलब पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के नाम से आपको बताया गया था K λ/r। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आया था, K λ/r ब्रैकेट में sin φ1 + sin φ2। ठीक है। फिर आपको पैरेलल कंपोनेंट क्या बताया था, K λ/r cos θ1 - cos φ1 - cos φ2 या cos θ1 - cos θ2। ठीक है। तो दो कंपोनेंट, और उसके बाद इनफाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेट किया 2K λ/r। तो वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, याद करिए। तो इंटीग्रेशन, लिमिट, ये वो बहुत ही टेढ़ा था। गॉस थ्योरम से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। मैं आपको एक बार बोल दूँ, गॉस थ्योरम इज़ ए पावरफुल टूल्स विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
in case of symmetrical charge distribution by taking Gaussian surface such that its various faces is either parallel or perpendicular to the electric field। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कूलम्स लॉ से कैलकुलेट किए, बट उसमें क्या होता है कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होगा और इससे क्या हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा। तो आपको चार्ज की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपका वायर की वजह से निकालना है, फिर आपका इनफाइनाइट शीट की वजह से निकालना है, और फिर उसके बाद आपको स्फेयर्स से कैलकुलेट करना है। स्फेयर्स में 4 तरह के स्फेयर हैं आपका, हालो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हालो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये आपका फिर इसमें 1-2 चीज़ और है, सिलेंडर की वजह से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर है उसमें भी हालो है या सॉलिड है, थिन है, या उसकी जो वॉल्स हैं उसकी कुछ थिकनेस है, तो कई तरीके के होंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। ठीक, मान लीजिए एक चार्ज दे रखा है, इससे मेरे को r यूनिट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो यहाँ चाहिए इस पॉइंट P पर, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट से पास करता हुआ एक पहले गॉसियन क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस मैंने कहा था इसका मतलब क्लोज होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। और मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट चार्ज है तो सरफेस कैसा लेते हैं, स्फेरिकल, और अगर लाइन चार्ज है तो कैसा लेते हैं, सिलेंड्रिकल। तो एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले स्फीयर ड्रॉ कर लूँ तो थोड़ा सा आसान रहेगा। ये सेंटर है, यहाँ से ये यूनिट आर यूनिट पे एक पॉइंट है P, मान लीजिए इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, P। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इस स्फेरिकल सरफेस के स्मॉल एरिया ले लीजिए DA। इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियस के अलाउंग, लेकिन बाहर, ये हो गया एरिया का डायरेक्शन। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये भी आपको पता है कि रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इस केस में कितना आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट के लिए 3 चीज़ें चाहिए, ई, ए और थीटा। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है बेटा, बाई गॉस थ्योरम, अभी आपको बताया गया गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, चलिए इसको हटा देते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थीटा की वैल्यूज कितनी है, 0, तो कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, डी ए ये बचा आपका, ई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन कितना है, यही तो चार्ज इनक्लोज है, तो यार ये क्यू हो जाएगा आपका। अब हम बात करें इसकी, ये डी ए क्या है, सरफेस एरिया, और ये क्या इंटीग्रेशन पे शो कर रहा है, क्लोज इंटीग्रल। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस कितना होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो आप यहाँ पुट कर लीजिए, ई विद इन ब्रैकेट 4πr² इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका क्या आ गया बेटा, ये ई इज इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे ले आए, और क्यू अपान क्या आ गया, r², या इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई इक्वल टू KQ/r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। और पिछली बार कैसे निकाला गया था, कूलम्स लॉ से। पहले हम लोगों ने इस पॉइंट पे एक तेज चार्ज रखा था, फिर इसमें फोर्स निकाला, फिर ई इक्वल टू क्या बताया गया था बेटा, याद करो, F/Q0, और F निकाल करके यहाँ रख दिया, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया पहला एप्लीकेशन। अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला डेरिवेशन तो नहीं, बट बोर्ड में भी ISC CBSE बोर्ड में जो नेक्स्ट डेरिवेशन मैं बताने जा रहा हूँ
वो पूछा जाता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपका चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई और आईएससी, तीनों में पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniformly charged वायर या रॉड आप कह सकते हैं, है ना। समझिए इसको ध्यान से। ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट वायर है, ठीक, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं? इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि यहाँ से लेकर के बहुत लंबा हो। इनफाइनाइट वर्ड ही कंपेरिजन के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए r यूनिट डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इसकी जो वायर की लेंथ है उसके कंपेरेटिवली ये r क्या है, कम है। ठीक, चलिए ये इनफाइनाइट वायर मैंने बना दिया। और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी बेटा? लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या बताया गया था? Q/L। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना बेसिकली क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या बताया था आपको, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट से पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। तो ये लाइन चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करेंगे? सिलेंड्रिकल। तो कुछ ऐसा आपने ड्रॉ कर लिया, उतना ही डिस्टेंस इधर, है ना, ये। ठीक। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें इस गॉसियन सरफेस के कुल कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस। एक तो ये, इसको अगर हम बात करें S1, इस वाले को सरफेस को S2। ये एक तरह से ये है, मान लीजिए पेन आपको दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल है। तो एक तो ये आपका सर्कल दिख रहा है πr², नीचे आपका πr², और ये जो है कर्व सरफेस। तो 3 सरफेस हो गए, S1, S2 और इस कर्व सरफेस को मैं कह दे रहा हूँ S3। इसका मतलब तीनों सरफेस से हम फ्लक्स निकालेंगे और वही क्या होगा, हमारा टोटल फ्लक्स होगा। तो कर्व सरफेस की अगर हम बात करें, पहले डायरेक्शन मार्क करते हैं। स्मॉल एरिया यहाँ इसका ले लिया DA, है ना, ये डायरेक्शन हो गया। और फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे है, कवर है ये, तो एरिया का डायरेक्शन ये हो गया DA। और फील्ड का डायरेक्शन इधर है आपका, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। तो ये फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब अप्लाई करते हैं। ये लेमडा क्या है? Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय गॉस थ्योरम। देखिए क्या था गॉस थ्योरम बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA या E DA cos 0 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/ε0 Q in। समझ में आ रही बात? ये क्लोज सरफेस का है। अब हम इसको क्लोज सरफेस की जगह पे 3 प्लेन सरफेस में, मतलब ये 2 प्लेन है और एक कर्व है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से फ्लक्स तो 0 आएगा क्योंकि एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो आप ऐसे कह सकते हैं इसको S1 E DA cos θ1, इसके बीच की एंगल को हम θ1 कह दे रहे हैं। ठीक है, इसकी एंगल को θ2 कह दे रहे हैं, और इसकी एंगल को θ3। θ3 की वैल्यू यहाँ कितना है? 0 डिग्री। θ2 कितना है? 90 डिग्री। θ1 कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 सरफेस की बात कर रहे हैं, EDA cos θ2 प्लस EDA cos θ3। बात समझ में आ गई? इज इक्वल टू Q in/ε0। अब देखिए S1 सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो आपका इंटीग्रेशन 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका आ गया E बाहर, θ3 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। और इसका जो एरिया होगा, यहाँ पे कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं? इस वाले के इसमें S3 में कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मान लीजिए इस सिलेंडर की लेंथ आपका L है, कितना है? L। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 2πrl। 2πrl इज इक्वल टू Q in/ε0। अब Q in देखिए कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू
एल, कितनी लेंथ हमने लिया एल, तो इसको आप ले सकते हैं ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू का मतलब कितना हो गया बेटा, यहाँ से देखिए लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आपका एल कैंसिल हो गया, तो क्या आया फॉर्मूला, फाइनली देखिए फॉर्मूला आया आपका, फाइनल रिजल्ट ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, या आप यहाँ से 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए 2 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी के, यहाँ 2 से कर दीजिए तो ये हो गया के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 लेमडा बाई आर, या 2 के लेमडा बाई आर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर। ठीक, याद करिए, तो इसमें जब इन्फाइनाइट वायर लिया गया था, तो जब कूलम्स लॉ से उसका डेरिवेशन किया गया था, तो आपको बताया गया था 2 कंपोनेंट उसके, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इन्फाइनाइट वायर में हमेशा पैरेलल कंपोनेंट क्या होता था 0, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आता है के लेमडा बाई आर ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2, और जब इन्फाइनाइट वायर होगा तो φ1 और φ2 की वैल्यूज कितनी आ गई थी 90 डिग्री, तो sin 90 प्लस sin 90 तो 2 आ गया, और यही फॉर्मूला आपका आ जाता है। ठीक है, बट वहाँ पे याद करिए बहुत ही टिपिकल तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन उसमें था, उस तरीके से किया गया था। ये तो था इसका सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए तीसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं। आज बस 3 ही एप्लीकेशन बताऊंगा, अगले दिन पूरे स्फेयर को, चारों स्फेयर अगली क्लास में एक ही साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए थर्ड एप्लीकेशन आपका है बेटा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इंक जो है कम हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long sheet, long thin sheet। ठीक, एक लॉन्ग शीट है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसी कुछ सीट है। अच्छा ऐसे समझिए, ये इस तरह से है, ये ऐसे, ठीक है, मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है ये, ठीक है, और यहाँ से ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सीट है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी बेटा इसमें, ध्यान दीजिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। क्लियर। अब यहाँ से आपको इस सीट से आर डिस्टेंस मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया ऐसे, इसको क्रॉस करता हुआ, ठीक। देखिए इसमें सिलेंड्रिकल सरफेस में ये आपका एरिया का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही होगा, इधर भी वही होगा, एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस कर्व सरफेस से देखिए एरिया का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा और फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ इस केस में थीटा की वैल्यूज अगर हम बात करें तो अगर इस सरफेस को मैं S1 कहता हूँ, इसको मैं S2 कहता हूँ, इस कर्व सरफेस को S3, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब थीटा 3 इक्वल टू 90, मतलब इस बार यहाँ से फ्लक्स जीरो होगा, सिर्फ इन्हीं से दोनों से होगा। यहाँ पे आपका थीटा 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना हो गया बेटा थीटा 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको समझिए क्योंकि फिगर आपका देखो बेटा ये कुछ इस तरह का फिगर है, देखिए कुछ ये है ऐसे है, ठीक है, और इससे इमेजिन करिए एक सिलेंडर क्रॉस करता हुआ है ऐसे, ठीक है।
इधर क्रॉस करता हो, चूँकि इमेजिनरी है तो आपका इधर ले लिया, तो इस पर चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, और इसकी थिकनेस क्या है, नेग्लेजिबल है, ये थिन शीट है ये, इधर फील्ड की वजह क्या हो जाएगा, आप समझिए एक सिंगल पन्ना है ये, ठीक है। तो ये आपका इस तरह की सिचुएशन है। देखो ये बेटा, और फिर वही गॉस थ्योरम अप्लाई करिए। बाय गॉस थ्योरम क्या आएगा, देखिए ई डी ए या ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इन। तो देखिए तीनों सरफेस में दो सरफेस इस सरफेस का क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो, सिर्फ इसका बचेगा। तो इसको ऐसा लिखते हैं, ई डी ए कॉस θ1 S1 सरफेस प्लस ई डी ए कॉस θ2 S2 सरफेस प्लस ई डी ए कॉस θ3 S3 सरफेस इक्वल टू क्यू इन अपान ε0। कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे S3 सरफेस से यहाँ फ्लक्स तो जीरो हो गया, ये आपका एक जीरो हो गया। यहाँ पे θ1 और θ2 देखिए कितना, 0 डिग्री, तो cos 0 1। तो यहाँ आपका E हो गया बाहर, एरिया मान लीजिए इस वाले सरफेस की, आप चाहें तो रेडियस R ले लें तो πr² भी लिख सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। E एरिया मान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो गया, ए हो गया, प्लस इसी तरह से इसका क्या आएगा, E, इसकी भी एरिया क्या है, सेम ही है, इक्वल, तो E इंटू ए, ठीक, इक्वल टू 1/ε0 क्यू इन। ये हो गया 2EA, और क्यू इन कितना होगा, क्यू इन की वैल्यूज कितना आएगी, यहाँ देखिए आपका क्यू की वैल्यूज क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए अपान ε0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया ये थिन शीट है, ये थिन शीट है, तो यहाँ पर ये इस जो इसकी थिकनेस क्या है, नेग्लेजिबल है, तो जब ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे तो यहाँ एरिया ही तो आएगा, और ये एरिया, ये यहाँ की एरिया और यहाँ की एरिया क्या हो जाएगी, बराबर, तो ये आपका कैंसिल हो गया एरिया। तो ई की वैल्यूज देखो बेटा कितनी आ गई, सब में ई कम हो गया है, तो ई इक्वल टू आपका आ गया सिग्मा अपान 2ε0। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें कहीं पे भी इस इनफाइनाइट चार्ज शीट से डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ये कहीं पे भी इस इनफाइनाइट शीट से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ R नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, Q अपान ε0 2ε0 है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन और करते हैं बेटा, क्योंकि इसका यूज़ आपको कैपेसिटर में भी बहुत जगह आएगा। ये अपने आप में एक सवाल है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ R क्यों है, ठीक है। अभी आपको समझाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ R क्यों है, ठीक। देखिए यहाँ E इक्वल टू सिग्मा अपान आया 2ε0, किससे, सिंगल सीट से, सिंगल चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग सीट। मान लीजिए डबल सीट हो, ठीक है, ये कुछ ऐसा, एक सीट ये, तो ये आपका मान लीजिए इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पहली चीज़, या एक चीज़ और आपको समझा दूँ तब इस पे आता हूँ। अभी थिकनेस हमने क्या लिया था, उसकी 0 लगभग नेग्लेजिबल थी। अगर मान लो कोई कंडक्टिंग शीट ले लें जिसकी थिकनेस कुछ हो, तो जाहिर सी बात है दोनों सरफेस पे आपके चार्ज होंगी, ठीक है। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग शीट of considerable thickness, ठीक है। इस बार थिकनेस नेग्लेजिबल नहीं है, तो दोनों सरफेस पे चार्ज आएगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट यहाँ निकालना आपको फील्ड, तो इस वाले सरफेस की वजह से जो फील्ड होगा, मान लो E1 कितना आएगा, सिग्मा अपान 2ε0, और इसकी वजह से भी इधर ही होगा,
पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से E2 आपका आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह से है तो फॉर्मूला ये होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए 2 थिन शीट आपकी ऐसे है, एक ऐसे, देखिए क्या क्या, अच्छा इसको बिठा दूँ, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, सारे सिचुएशन पर डिस्कस करता हूँ और इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपेसिटर में। देखो 3 तरह से उस शीट को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक तो ऐसे है, मान लीजिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ये थिन शीट है, या ऐसा कर सकते हैं दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सेम है, या फिर ऐसे कर लें हम, एक पे प्लस और एक पे क्या हो माइनस, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है यहाँ C, इसी तरह इसमें भी एक पॉइंट है यहाँ A, एक बीच में है B और एक पॉइंट C, एक यहाँ है A, एक यहाँ है B और एक पॉइंट है यहाँ C। तीनों पॉइंट्स पर हर सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहली सिचुएशन यहाँ देखिए, इस केस में बस सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे, आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी इधर, तो जुड़ जाएगा। एक से फॉर्मूला क्या था अभी आपको बताया गया था, सॉरी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों से जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फील्ड, यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, तो नेट हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना आएगा, दोनों जुड़ेंगे, दोनों की वजह से डायरेक्शन इधर होगा, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, तो दोनों जुड़े तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर फील्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से एक पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर यहाँ पे देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 0, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, तो नेट 0, और यहाँ अंदर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और नेगेटिव के भी इधर, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिकली इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट में भी आपको बताया है कि अगर उसकी थिकनेस क्या है, चाहे वह नॉन कंडक्टिंग हो चाहे वह कंडक्टिंग हो, और अगर उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है तो फॉर्मूला वही लगेगा। और अगर कोई कंडक्टिंग शीट है जिसकी थिकनेस आपकी कंसिडरेबल है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें बचता क्या है बेटा, बेसिकली स्फीयर बचता है। अब स्फीयर का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।